कै खे गे घे अणे चे छे जे झे अणे। रुको दोस्तों, क्या हुआ? आपको लगा कि मैं आपके बचपन में ले गया हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन तो याद आया ही है, लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपके पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है और आपको आपके बचपन से लेके और अभी तक के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में देखने को, पढ़ने को और या क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं हूं पंकज कौशिक, आप सबका स्वागत करता हूं फिर से हमारे चैनल द स्टडी स्टूडियो में। फ्रेंड्स, हम आज आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जो है वर्ण तथा उच्चारण स्थान। ये टॉपिक आपने अपने बचपन से ही पढ़ता आए हैं, आपने जो देखा है अपने अपने नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सब जगह पढ़ते आए हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे सर ये टॉपिक इस समय हमारे एग्जाम में किस अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं या किस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज मैं आपको वही डिस्क्राइब करने वाला हूं। जैसे आपने बचपन में देखा होगा मैथ में 2 + 2 = 4, ये पूछा जाता था जब आप अपने फर्स्ट सेकंड क्लास में होते थे। वहीं जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में गए तो आपसे पूछा गया 2 × 2 दैट मीन्स 2 × 2 = 4। अब वही प्लस वाला मल्टीप्लीकेशन में आ गया। वहीं जब आप बड़ी क्लासेस में आ गए तो आपका बोर्ड मास वाला रूल आ गया, दैट मीन्स 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। इस अकॉर्डिंग पूरा एक सीरीज आ गई या इक्वेशन आ गई जिसको आपको सॉल्व करना होता था। सेम इसी प्रकार से हिंदी में होता है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नए सब्जेक्ट, नई क्लास के साथ, जो है हिंदी व्याकरण। तो इसका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ण तथा उच्चारण स्थान। वर्ण क्या होते हैं, उनके उच्चारण स्थान कैसे होते हैं और किस अकॉर्डिंग इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको वही सब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ण से। वर्ण क्या होते हैं पहले आज वो देख लेते हैं। तो वर्ण होते हैं, सबसे पहले वर्ण से पहले स्टार्ट करेंगे कि वर्ण आखिर है क्या। तो वर्ण जो है हमारा भाषा, उसकी सबसे छोटी या बेसिक इकाई जिसे कहा जाता है। अब कहेंगे भाषा क्या है? भाषा मीन्स जो सिंपल लैंग्वेज होती है या बोलचाल वाले जो आपके यूज करते आ रहे हो डेली लाइफ में, वो सब, यानी आम बोलचाल की लैंग्वेज जो है उसी को ही भाषा कहते हैं। इसका कोई अपना पर्टिकुलर वो नहीं है कि हाँ एक सिंगल ही भाषा है उसको ही भाषा कहा जा रहा है। कोई भी भाषा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी मदर टंग जो भी है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, उड़िया, कुछ भी हो सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है? भाषा। भाषा की जो मूल इकाई है वही कहलाती है वर्ण। वर्ण बोलते हैं या उसको ध्वनि या अक्षर भी कहा जाता है। अलग अलग समुदाय द्वारा अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो वो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन सी भाषा कहाँ की है, वो एक अलग टॉपिक है कि द्रविड़ भाषा कहाँ से आई है या पाली भाषा कहाँ से आई, खड़ी बोली क्या थी, वो एक अलग टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स से। तो अभी हम देख रहे हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी वर्ण कहलाती है। क्या है ये? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण आपके होते हैं 52 वर्ण होते हैं। दोस्तों नोट डाउन करते जाना या फिर इसके साथ साथ आप अपने अलग से इसी वीडियोस को सेव कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एज अ नोट की तरह इसको बाद में भी प्रयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ मैं अभी आपको पहले एक टॉपिक को समझाने के साथ साथ आपको बताऊंगा किस अकॉर्डिंग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में पूछे जाएंगे। तो वर्ण कितने होते हैं? 52। सबसे पहले वर्ण होते क्या हैं? आपके ए, आ, ई, बड़ी ई या फिर ऐसे ही सो ऑन, कै, खे, गे, घे, मतलब इसी अकॉर्डिंग चलते चले जाएंगे। ये सभी आपके वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण कितने हैं आपके? 52 वर्ण होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं जो आपको मैं नोट करवा रहा हूं कि हिंदी के जो समूह है आपका या समुदाय है वर्णों का, उसको ही वर्णमाला कहते हैं। ये एक तो पॉइंट है।
सेकंड पॉइंट इज कि जब हम वर्णों के उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 45 वर्ण होते हैं। जब आप 52 काउंट नहीं करेंगे, 52 नहीं गिना जाएगा, उस समय कितने गिने जाते हैं? इट्स 45। कितने? जिसके अंदर आपके स्वर जो होते हैं वो आपके 10 होते हैं और व्यंजन आपके 35 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 10 और व्यंजन होते हैं आपके 35। ध्यान देना दोस्तों कि मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ण 52 हैं। टोटल जो वर्णमाला है आपकी ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अ, ये तो हो गया आपके सारे स्वर हैं। इससे अलग अगर हम व्यंजन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी 10 स्वर गिनवाए हैं, तो इस 10 स्वरों में आपके ए आ ई उ ऊ ए आई ये वाले आप एक काउंट किए जाएंगे। इसके अंदर आपका री और अंग और आह जो वाला था वो काउंट नहीं किया जाता है। अगर उनको काउंट करते हैं तो स्वरों की संख्या होती है 13। इसी प्रकार से जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन आपके होते हैं 35। उससे अलग आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं जो होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? आपके छ, त्र, ज्ञ और लास्ट में श्र। ये वाला भी एक आपका संयुक्त व्यंजन ही होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं वो भी अभी हम आपको इस टॉपिक में आगे बताने वाले हैं। तो वर्ण आपके बताए हैं मैंने और आपको व्यंजन बताए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि स्वर 13 कौन कौन से हैं, जब हम 52 स्वर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके फिर से देख लेते हैं एक बार। ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये हो गए आपके 13 स्वर। इसके अंदर आपका री, अंग और आ हम काउंट नहीं करते हैं। जब हम उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग उसको काउंट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान क्या चीज है इसको मैं आपको अभी बताता हूं डिटेल में, ध्यान देना। तो इसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जब हम उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग करते हैं तो स्वर के अंदर सिर्फ हम 10 स्वर को ही काउंट करते हैं। बाकी जो 3 आपके स्वर हैं री, अंग और अ, ये हम काउंट नहीं करते हैं। इन 3 को मिला के टोटल आपके 13 स्वर होते हैं। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन आपके कौन कौन से हो गए हैं? कै, खे, गे, घे, अणे, चे, छे, जे, झे, न, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, शे, स, छ, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, तो ये आपके टोटल कितने हो गए हैं? आपके 39 व्यंजन हो गए हैं। कितने? 39 हैं, जिसके अंदर से 4 आपके संयुक्त वाले व्यंजन हैं जिसको हम कहते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपके हैं संयुक्त व्यंजन, इनको काउंट नहीं किया जाता है। इससे ही अलग हमारे 2 और व्यंजन होते हैं जिनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? आपके ड और ढ, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। ये आपके जो आते हैं किसके अंदर? आपकी ट, ठ, ड, ढ, ढ वाले जो वो वाला पोर्शन है टवर्ग वाला, तो उसके अंदर हम ट और ढ और ढ को, आपका ड और ढ को जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन है, इनको भी काउंट कई बार नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है वर्णमाला की बात कर रहे थे हम। तो वर्णमाला में जैसे मैंने आपको बताया कि वर्णमाला में टोटल 52 आपके वर्ण होते हैं, जिसके अंदर आपके 13 स्वर हो गए हैं और बाकी आपके व्यंजन हैं। ठीक है, अब हम वही बात करते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या है। अब आप पूछेंगे सर कि स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंस है, तो वो भी जान लेते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर
वे वाले वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में किसी भी दूसरे व्यंजनों की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वर क्या होते हैं? वे वाले व्यंजन, वे सभी वर्ण जो बिना व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ये आपके हो गए हैं सारे स्वर। इसको बोलने में हमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही साथ इसके अंदर बोलने में हमारे मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि है, या जो एक तरह से हम कहेंगे जो हवा निकलती है, जो इनको बोलने में हमारे को हेल्प करती है, हमें उसमें ज़्यादा किसी तरह का फोर्स लगाना नहीं पड़ता है, किसी तरह का अवरोध नहीं होता है, किसी तरह का जो उत्पन्न होती है बाधा वो नहीं आती है। वहीं हम हिंदी में अगर लेखन का प्रयोग करें, लेखन यानी कि जब राइट करते हैं, लिखते हैं, तो उसके आधार पे मैंने बताया 13 हैं आपके स्वर, और वहीं जब हम उच्चारण की बात करते हैं बोलने के लिए, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं 10 आपके स्वर। तो इनकी संख्या मैंने आपको अभी डिस्क्राइब की है। इससे अलग स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली जो वायु है, जो हवा है, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होती है। वहीं स्वरों को स्वतंत्र रूप से उच्चारित करने के लिए हम किसी भी प्रकार के व्यंजनों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आपका अ, ई, उ, तो हमें इसके लिए किसी दूसरे व्यंजन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली इनको बोल सकते हैं, इजीली इनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या बता सकते हैं। जब हम स्वरों में या शब्दों में हम जब वर्णों के में किसको स्वर को जोड़ देते हैं, तभी हमारे जो क्या बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, और उनको एक तार्किक अर्थ देते हैं, यानी कि एक अर्थपूर्ण व्यंजन के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। तो अभी हमने बताया आपको स्वर क्या है, उसकी एक प्रॉपर मैंने आपको डेफिनेशन डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। देन अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो स्वर भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। होते तो 4 प्रकार के हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है हम वो 3 प्रकार के ही काउंट करते हैं। चौथा प्रकार का कौन सा होता है वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में ही बताता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो हमारे चैनल के उद्देश्य से एक जो हमने मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको ना सिर्फ सब्जेक्टिव एज वेल एज आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग बनते हैं, वो भी साथ साथ बताते हुए चलते हैं। तो द स्टडी स्टूडियो का मोटिव, उसको भी साथ में ही देखते हुए चलते हैं। तो अब कहेंगे सर इसमें मोटिव वाली क्या बात आई? बिल्कुल है बच्चों। क्या है? जैसे पेपर में क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि सर आप कहोगे कि सर आपने तो ये ए अनार, आ से आम, ये तो बचपन वाली चीज सिखा रहे हो, क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग बनेगा? तो हम वो बता देते हैं पहले आपको। क्वेश्चन बनेगा आपका कि पेपर में आता है सबसे पहला क्वेश्चन क्या, कि टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो अगर इसके अंदर आपका सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो आपको 52 वाले ऑप्शन पे टिक करना होता है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं कि आपके स्वर कितने होते हैं, तो स्वर में आप लिखोगे कि 13 स्वर हो गए। लेकिन अगर इसी में ही इंप्रोवाइज कर देते हैं हम क्वेश्चन को, किस अकॉर्डिंग? अगर हम कहें कि उच्चारण के अकॉर्डिंग, उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 13 नहीं 10 वाले पर टिक करना होता है। इस चीज को ध्यान रखना। पेपर में थोड़ा सा जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। क्या कि थोड़ा सा उस चीज को घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कहा जाता है, उच्चारण के अकॉर्डिंग या लेखन के अकॉर्डिंग। लेखन में जब राइट डाउन करते हैं तो आपके 13 हो गए हैं, जब उच्चारण में बोलेंगे तो आपके 10 हैं। इस चीज को याद रखना। वहीं हम जब बात करते हैं कि सर आप कहोगे व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन कितने होते हैं, तो वो आपके 39 व्यंजन है, क्योंकि टोटल आपका 52 वर्णमाला बनती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि आपके सिर्फ आपको वो व्यंजन बताने हैं जिसके अंदर संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं, तो 4 आप छोड़ देंगे। तो 4 छोड़ते ही आपके कितने आ जाते हैं, आपके 35 बन जाएंगे। उन 35 में भी अगर मैं कहूं जो आपके उच्छिप्त व्यंजन हैं, ड और ढ, जो मैंने यहां लिखे हैं, तो इनको जब हम छोड़ते हैं तो 33 बन जाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान देना कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। क्या क्वेश्चन में टोटल वर्णों की संख्या पूछी गई है, टोटल व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, या
संयुक्त व्यंजनों को छोड़ के फिर पूछा गया है क्वेश्चन, या फिर लेखन या आपके उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। तो इस चीज का पेपर में हमेशा ध्यान रखना होता है। स्वरों के भेद की, कि स्वरों के कितने भेद होते हैं। स्वरों के बेसिकली आपको 3 भेद ही हैं जो अक्सर आपको किताबों में देखने को पढ़ने को मिलते हैं। 4 भी होते हैं, चौथा कौन सा है वो भी मैं आपको भी साथ साथ बताता हूँ, लेकिन जो 3 कौन कौन से हैं पहले हम वो देख लेते हैं। 3 हैं आपके हवस्य स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ये 3 प्रकार के आपके स्वर बताए गए हैं, ठीक है। हवस्य वाले में आपके आ जाते हैं कौन कौन से आपके वर्ण काउंट किए जाते हैं, तो कौन से स्वर काउंट किए जाते हैं। उसके अंदर आपका ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको हम काउंट करते हैं हवस्य वाले उसमें स्वर के अंदर। इनको बोलने के उसमें हमें सिर्फ एक मात्रा का ही समय लगता है। अब आप पूछेंगे एक मात्रा कौन सी है। एक मात्रा मीन्स कि जो स्वर इंस्टेंट बोले जाते हैं, तुरंत बोले जाते हैं, जिनको बोलने में ज्यादा समय ना लगे, वो आ जाते हैं आपके हवस्य वाले स्वर के अंदर अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। इसके अंदर उसी अकॉर्डिंग बड़ा आ, बड़ा ई, आई, ओ, औ, ये आपके हो गए हैं कितने हवस्य स्वर। ये होते हैं काउंट में आपके 7 होते हैं। वहीं जब हम बात कर रहे थे इसकी हवस्य स्वर की, उसके अंदर आपके 4 होते हैं, दीर्घ में होते हैं आपके 7। इसके अंदर हवस्य स्वर के कंपैरिजन इनको बोलने में डबल लगता है टाइम। जो टाइम पीरियड है, समय है, वो कितना लगता है 2 मात्रा का, इसलिए ये हवस्य वाले में काउंट किए जाते हैं। तो वही बात करते हैं पलुत स्वर की। पलुत स्वर के अंदर आपके कौन से होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। मीन्स कि जिनको, जैसे आप दीर्घ स्वर बोल रहे हो, उससे भी ज्यादा लंबे तरीके से खींच के कोई आप स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, वहां पर आपका पलुत स्वर होता है। उदाहरण के लिए आपका, जैसे आप बोलते हैं ओम, तो इसके अंदर आपने जो ओ को खींचा है वर्ड को लंबा करके, और फिर बाद में कहते हैं माँ की ध्वनि जो आपने उसमें जोड़ी है, तो यही चीज आपकी कहलाती है क्या, पलुत स्वर। इसके अंदर आपको दीर्घ स्वर के कंपैरिजन आपको 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि 3 टाइम्स मोर देन आपको इसमें बोलने में एफर्ट लगाना होता है, और इसको बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में आपको समय देना होता है। ये वाले जो आपके स्वर हैं, ये बेसिकली आपको किसी को बुलाने के लिए प्रयोग में ज्यादातर लाए जाते हैं। किसी को, जैसे ओए, तो ओए जो हम बोल रहे हैं किसी को, तो वो ओ जो हमने खींच के बोला उसके अंदर, या हे, तो उसमें हे जो हमने खींच के बोला है, तो उसके अंदर उच्चारण, उसमें समय हमने ज्यादा लिया है। तो ये चीज होती है आपकी क्या, आपका पलुत स्वर के अंतर्गत आती है। इससे अलग जो आपका है एक और प्रकार का स्वर होता है, जिसके बारे में हम आपको आगे और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेपर में जो पूछा जाता है आपके बेसिकली 3 ही ये स्वर होते हैं। तो 3 स्वरों में पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी साथ साथ देखते हुए चलते हैं। वो क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं कि आपको इसमें से कोई भी एक स्वर या 2 स्वर जो आपके पेपर में लिखकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के आपका पेपर में लिखकर आया ए, इस अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ए लिखकर आएगा, आपको बताना होता है ये कौन सा स्वर है। तो ये आपका हवस्य स्वर के अंतर्गत आ जाता है। वहीं मैं बात करूं आ, तो ये आपका दीर्घ वाले के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं प्लुत के लिए बात करूं तो प्लुत के लिए आपका ओम इस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, जिसके अंदर ये 2 या 3 मात्राएं हो। 2 भी होंगी तो भी प्लुत में ही गिना जाएगा, 2 ये वाली मात्राएं, क्योंकि एक मात्रा हम यहाँ पे भी काउंट करते हैं। तो 3 या 3 से ज्यादा लगने वाली जो मात्राएं हो जाएंगी वो आपके ओम जैसे जैसे आपके एग्जाम्पल हैं उसमें काउंट की जाती हैं। ये हो गए हैं आपके प्लुत के एग्जाम्पल। इससे अलग आपका कुछ होते हैं कि संयुक्त वाले स्वर। एक जो प्रकार के और कहा था मैंने, वो होते हैं आपके संयुक्त वाले स्वर।
पेपर में अक्सर आपके जो 3 प्रकार के ही स्वर पूछे जाते हैं। कौन कौन से थे वो? दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत। लेकिन उससे अलग संयुक्त वाले भी जो हैं, जो डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे पेपर का बढ़ता जाएगा उस अकॉर्डिंग आपके ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। आप डीएसएसबी का एग्जाम देंगे अगर लास्ट ईयर का, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन था। क्लर्क लेवल का जो एग्जाम आया था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त वाला। तो उसके अंदर आपका था आई, ये आपका बनता है अ प्लस ए, ये आपका संयुक्त स्वर है। वहीं मैं बात करता हूं बड़ी ई, तो ये बनता है आपका ए प्लस छोटी ई से। तो ये हैं आपके संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, तो पेपर में क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं वो ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा उस अकॉर्डिंग ही पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप दे रहे हैं एमटीएस के एग्जाम दे रहे हैं, या आप जूनियर लेवल के जो पे लेवल 1 के एग्जाम होते हैं उसमें इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवश्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर। लेकिन अगर वहीं आप क्लर्क लेवल पे चले गए हैं तो उनका पे लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें इस अकॉर्डिंग के क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं। जो आपका बेसिक क्राइटेरिया होता है एग्जाम का वो आपका 10th लेवल का ही होता है। लेकिन 10th लेवल के उसी एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन का जो स्टेटस है उसको हाई करते चले जाते हैं, जिस अकॉर्डिंग ही पेपर सेट किया जाता है। तो जितना बड़ा एग्जाम होगा उसके अंदर क्वेश्चन की उतनी ही ज्यादा बारीकी से डिटेलिंग में पूछा गया होगा। तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान देना है कि क्वेश्चन को पहले 2 से 3 बार रीड करो अच्छे से कि पूछा क्या गया है। कई बार आप सोचते हैं कि अच्छा ये पूछा गया, जैसे मैंने आपको बताया वर्णमाला, तो आपने 52 पे टिक कर दिया। लेकिन वहीं कंफ्यूज करने के लिए हम बोलते हैं कि उच्चारण के अकॉर्डिंग कितने वर्णमाला के वो होते हैं, आपके वर्ण होते हैं, तो आप 45 पे टिक करेंगे, ना कि 52 पे। वहीं मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं कि उच्चारण के अकॉर्डिंग जो आपके स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपके वो 10 होंगे, ना कि 13, जबकि टोटल आपके स्वर 13 ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग है आपका, किस अकॉर्डिंग आप पेपर देने जा रहे हैं, या उसका स्टैंडर्ड जो है पेपर का वो किस अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 10वीं या 12वीं के बिहाफ पर ये आप जो है एग्जाम भर रहे होते हैं, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो यहाँ से डिसाइड होता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आगे इसको कंटिन्यू करने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट है तो वो जरूर पूछें, हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने का। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी हमने देखा था संयुक्त स्वर जो था, अभी हमने वो देखे। अब इससे अलग हम देखते हैं मात्राएं। मात्राओं से रिलेटेड अब आप कहोगे सर पेपर में मात्राओं से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं पेपर में। क्या क्वेश्चंस होते हैं वो, उनको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए, जो आपका स्वर होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरा बनता है आपका आ स्वर, जिसकी मात्रा होती है ये। नेक्स्ट है आपका ई, इसकी अपनी मात्रा है, जिसको हम ई और बड़ी ई दो मात्राओं में हमेशा बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते रहते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मैं बहुत ही सिंपल सीधा तरीका बताता हूं। छोटी ई और बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा जिस तरफ घूम रही है, इसको लिखते समय हम जिस तरह की मात्रा लगाते हैं उसका हमेशा उल्टी मात्रा जो है इधर से लगती है बड़ी ई में। वहीं हम बात करें छोटी ई की तो इसका अपोजिट हो जाएगा फिर छोटी ई। बड़ी ई से हम छोटी ई वाली मात्रा को भी ध्यान रख सकते हैं। बड़ी ई तो लिखना आता ही, उसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। बात आती है उसकी मात्रा किस अकॉर्डिंग होगी। तो मात्रा हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि बड़ी ई हमने लिखा, बड़ी ई के ऊपर ये जो हमने कर्व लगाते हैं मात्रा का, जिस तरफ लगाया उसका अपोजिट ही इसकी मात्रा बनती है। और वहीं छोटी ई में आगे की तरफ लगने वाली जो मात्राएं होती हैं। ए के लिए कोई आपका मात्रा नहीं होती है, तो नॉर्मल आप वर्ड लिखते हो, जैसे आपने लिखा कल, चल, पल,
हल, अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग। वहीं जब आ मात्रा वाले शब्द लिख रहे हो तो हमने लिखा जैसे आज, ठीक है, या लिखा काम, तो ये जो है आपकी, ये है आ मात्रा, ठीक है। वहीं ई के लिए आपने लिखा किला, वर्ड लिख देते हैं हम, ठीक है। ई बड़ी वाली लिखा तो हमने लिख दिया जैसे खीर। तो ये बहुत छोटी छोटी बेसिक आपके जो मैं आपके वर्ड बता रहा हूँ अभी, क्यों बता रहा हूँ इसको भी बताऊंगा कि छोटे वर्ड क्यों बता रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ मात्राओं को समझाने के लिए बताया जा रहा है। वहीं जब हम बात करते हैं आ ई ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। तो बड़ा ऊ और छोटे ऊ वाला जो है उसमें भी आप कहते हैं देख पा रहे होंगे क्या, वही प्रॉब्लम आती है जो छोटी ई और बड़ी ई में आती है। तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ, फिर आ गया आपका री, नीचे लगने वाला एक ये कर्व है, री की मात्रा। फिर आ गया आपका ए, आई, ओ, औ, अं, जो कि आपके ये विसर्ग होते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये क्यों बता रहे हो, आता है पेपर में क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी। क्या क्वेश्चन आता है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा जिसका आपको बताना होता है कि सही उसका स्पेलिंग जो है क्या होती है, पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो स्पेलिंग कैसे सही होती है, वो स्पेलिंग सही होती है इन मात्राओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपका बहुत अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है विद्यालय, ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, तो वो गलती जो होती है वो इन्हीं मात्राओं की होती है। गलती कहाँ होती है, इन्हीं मात्राओं में होती है। और इन्हीं मात्राओं को आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आप जिसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हो, ठीक है। तो पेपर में ये वाला एक क्वेश्चन बन गया है। इससे अलग आपका एक बताता हूं कि जो आ है आपका, वो उसका कोई अपनी मात्रा नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन बिना ए की जो मात्रा है, जो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है, बिना ए के आप किसी भी व्यंजन को बोल नहीं सकते हैं। बिना ए की सहायता के किसी भी वर्ण का उच्चारण करना संभव ही नहीं है। तो यहाँ हमारी ए की मात्रा जो नजर आती है, लिखना संभव है, बोल नहीं सकते, लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने आपका लिखा कै, क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे भी मैंने कै, तो यहाँ पर ए की मात्रा इसके अंदर लगी हुई है, इसमें क्या ए की मात्रा लगी हुई है। कहाँ है ए की मात्रा, कै, ये होता है आपका कै में नीचे एक इस तिरछा सा हम एक डंडा लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं हलंत जमा ए, तो ये बनता है आपका कै। इसके अंदर ए की मात्रा है। अगर आपका ये हलंत लगा हुआ है दैट मीन्स कि इसके अंदर ए इंक्लूड नहीं है। अगर ये ए लग जाएगा तो ये इस अकॉर्डिंग बनेगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, ठीक है। वहीं मैं लिखता हूं अगर खे, तो ये भी आपका कैसे बनता है, खे नीचे हलंत जमा ए, तब जाके ये क्या बनेगा, खे। आप कहोगे सर बिना ऐसा वाले हमने वर्ड कहाँ होते हैं, होते हैं जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा कहीं पर सन 1993, तो उसमें न इस अकॉर्डिंग लिखा होता है जिसके नीचे हलंत लगा होता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ए की मात्रा जो कि दिखाई नहीं देती है लेकिन उसकी मात्रा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, बिकॉज ऑफ कि उसका बिना उसके ए की मात्रा के जुड़े हुए हम वर्णों को लिख सकते हैं
बोल नहीं सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्वर। अब स्वर के बाद आ जाते हैं हम व्यंजन पे। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे आपने बचपन में सुना होगा एक वर्ड बारह खड़ी, ठीक है? बारह खड़ी क्या होती थी? कै का की कू के कई को कऊ कंका, है ना? तो इसमें सभी जितने भी स्वर हैं उनको व्यंजन के साथ मिलाकर हमने एक नए अक्षर का निर्माण किया है। वो चीज ही आपकी क्या बनती है? नए वर्ण बनाती है। जैसे कै में ए जोड़ा, हलंत लगा के क है, ए जोड़ा तो कै में आ जोड़ा तो का, ऐसे ही कै में छोटी ई तो की, बड़ी ई तो की। छोटा और बड़ा बोलने का फर्क आता है, हम उसको थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, थोड़ा सा उसको प्रोनाउंसिएशन में जोड़ देना होता है, ठीक है? ये जो उच्चारण का ही तरीका है, ये वाला पेपर में क्वेश्चन अक्सर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी मैं इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से द स्टडी स्टूडियो में यही करते हैं क्या, कि ना सिर्फ आपको टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बल्कि साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं पेपर में, हम आपको वो भी बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अभी तो हम देख रहे हैं क्या, कि व्यंजन क्या होते हैं। आपको ये मात्रा वाला पोर्शन जो है समझ आ गया होगा होपफुली। अब मैं आपको व्यंजन बता रहा हूं कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन होते हैं आपके जिनके अंदर स्वरों का इंक्लूड हम करके बोला जाता है, वो सब आपके व्यंजन हैं। जैसे आपके कै, खे, गे, घे, ण, डे, ढे, 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 ने, चे, छे, जे, झे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, है, शत्रज्ञ, ऐसे करके बोल रहे हैं ना। तो ये सब के अंदर हमारे स्वर इंक्लूड हैं। ये सभी आपके व्यंजन हैं, लेकिन स्वर के साथ ही बोले जा रहे हैं। कौन सा स्वर है? सबके साथ में आपके ए स्वर लगा हुआ है। केवल जो लास्ट के आपके चार व्यंजन हैं, क्षत्रज्ञ और श्र, इसके अंदर ए वाला आपका व्यंजन, ए वाला स्वर जो है नहीं होता है। तो अभी हमने देखा आपके के व्यंजन क्या होता है। व्यंजन होते हैं आपके 33 जिसके अंदर आपके जो ड और ढ, जिसको मैंने आप बताया था उच्छिष्ट आपके वाले जो व्यंजन हैं वो जोड़ के हो जाते हैं आपके कितने व्यंजन? 35 यानी कि 35। और उसके अंदर अगर हम चार संयुक्त व्यंजनों को भी जोड़ें, श्र और क्षत्रज्ञ वाला जो है, तो उसके साथ मिला के हो जाते हैं आपके 39 और 13 स्वर, टोटल 52। ये चीज मैंने आपको भी बताई है क्या, कि व्यंजनों में जब हम ये वाला पोर्शन या ये वाला जो मात्रा लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा क, नीचे लगाया ये, तो इसी को कहते हैं आपका हलंत। कई जगह पे इसको हल भी बोला जा रहा होता है। तो ये ही है आपका हल या हलंत। इसी में ही आपको सारे जो बाकी स्वर हैं वो जोड़ने होते हैं और नए जो आपके वर्ण हैं वो बनाने होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम व्यंजनों के भेद की। तो व्यंजनों के अपने कई प्रकार के भेद हैं, जैसे कि आपके स्पर्श, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, लुंठित, उच्छिष्ट और अधर्व स्वर। ये आपके कुछ प्रकार के क्या बताए गए हैं? स्वरों के भेद। ये कौन कौन से भेद होते हैं और ये किस अकॉर्डिंग पेपर में यूज किए जाते हैं, या इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वरों का। जो सबसे पहला भेद है वो है स्पर्श। स्पर्श के अंदर जो आपके स्टार्टिंग के 5 कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये वाला जो लाइंस हैं ये उसके अंदर काउंट की जाती हैं। ये टोटल होते हैं आपके 25। हर एक वर्ग के अंदर, हर एक जो आपका सीक्वेंस बनाया गया है उसके अंदर आपके 5 जो हैं व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं आपके, मैं देखता हूं, बताता हूं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा कवर्ग, इसके अंदर आपके कै, खे, गे, घे और
ये हो गए आपके कवर। तो कवर मतलब कि का वर्ग, दैट मीन्स द वर्ग। इसका मतलब है वर्ग मीन्स कि ये ग्रुप, ठीक है। यानी का वाला जो वर्ग है या का वाला जो आपका ग्रुप है, ये हो गया है आपका कवर्ग। वही हम बात करते हैं चवर्ग। तो च, छ, ज, झ और आपका ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका चवर्ग। तो इसी प्रकार से जो आपका नेक्स्ट है आपका, वो हो जाएगा आपका टवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न। फिर तवर्ग त, थ, द, ध, न। और पवर्ग प, फ, ब, भ, म। तो हर एक वर्ग के अंदर 5 आपके व्यंजन होते हैं और टोटल आपके 5 ही क्या हैं, वर्ग हैं। तो 5 पंजे 25, तो आपके 25 कितने हो गए हैं आपके, ये आपके वर्ण हो गए हैं, व्यंजन हो गए हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग बनता है, तो पेपर में आपका इनमें से कोई भी एक व्यंजन लिख के आता है। जैसे खा लिख दिया, तो खा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये। तो इसके लिए बहुत सीधा सिंपल तरीका क्या है, कुछ नहीं है, आपको ये वर्णमाला ही याद करनी पड़ेगी। याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसको याद करने के बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा उच्छिष्ट वाले जो व्यंजन है वो कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन है वो कौन से हैं, उच्चारण के अकॉर्डिंग कौन से स्वर हैं वो पता चल जाएगा, लेखन के अकॉर्डिंग कौन से स्वर होते हैं वो पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आपकी जो वर्णमाला है वो कितने हैं वो पता चल जाएगा। तो बहुत सारे आपका पोर्शन जो है इसमें कवर हो जाता है। तो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए, तो आप जो स्टार्टिंग में मैं आपको वर्णमाला सुना रहा था, आप कह रहे थे ना सर आज का ये बच्चों वाला टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल कहाँ है कि अगर आप ये चीज याद नहीं करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आपको ये वर्णमाला याद करनी है जिसके अंदर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये वाले और कहते हैं 5 जो के पोर्शन है वर्ग वाले आपको ये याद करने होते हैं, जिसके अंदर पेपर में क्वेश्चन बनता है कि आपको इनमें से कोई भी एक व्यंजन लिख के आएगा पेपर में, जिसको आपको बताना होता है वो किस वर्ग से बिलोंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है संघर्षी। संघर्षी ये भी आपका व्यंजन का ही एक भेद है। संघर्षी क्या होता है कि जिनके उच्चारण में मुख के 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, मुख के 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है, और वायु घर्षण करके रगड़ के निकल रही होती है, उसी को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ख, ग, ज, फ, श, ये वाले कैसे आप इसको बोलकर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। मेरे साथ एक बार रिवाइज करिए, बोल के देखिए, जैसे कि ख, ग, ज, फ, स, श। इसके अंदर जो मुंह का आपका पोर्शन है वो क्या हो जाता है, वो सिकुड़कर छोटा हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कै, तो मैंने मुंह का पूरा जो पोर्शन है वो खुलता है, ठीक है। वहीं मैं बोलता हूं अगर श, तो हमारा मुंह का जो आगे का पोर्शन है वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। इस वर्ड को बोलने में एक वायु में घर्षण आपको अपने मुख के अंदर प्रतीत होगा, नजर आएगा, महसूस होगा। यही चीज इसको संघर्षी व्यंजन की कैटेगरी में डालती है। तो पेपर में क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग बनता है, क्या कि आपको इनमें से कोई एक व्यंजन पेपर में लिख कर आएगा और आपको बताना होता है कि ये कौन से व्यंजन का प्रकार है। तो भेद लिख दिए जाएंगे आपको व्यंजन के, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है। वहीं मैं बात करता हूं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो। पहले स्पर्श यानी कि मैंने बोला च, पहले मैंने मुंह को थोड़ा छोटा किया फिर उसको बड़ा किया। कैसे, च, पहले मैंने मुंह का आगे का पोर्शन छोटा हो जाता है फिर बड़ा खुलता है। यही चीज इसको बोलने में जो आपका तरीका है
जो इसको कहने में या प्रोनाउंसिएशन में जो आपके हवा या ध्वनि है उससे जो आपको फील होगा, प्रतीत होता है या जो नजर आता है, यही चीज इसके भेदों को डिस्क्राइब करती है या डिफाइन करती है। तो ये कहलाते हैं आपके स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी के एग्जाम्पल आपके जैसे कि आप च, छ, जय और झ, ये वाला आपका पोर्शन हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं बात कर रहे हैं नासिक है। नासिक मतलब कि सीधा सा जो नाक से बोले जाने वाले आपके हो गए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत आपके यानी टीथ, ओष्ठ, आपके लिप्स, आपके साथ में जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका के मार्ग से यानी कि नाक से बाहर निकल रही होती है, उसको क्या कहते हैं हम? आपके नासिक है। आपने देखा भी होगा, एक बहुत फेमस सिंगर है, ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, तो उनको कहा जाता है कि वो नाक से गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब हम नाक से बोले जाने वाले शब्द हैं या कुछ गाया जाता है, उसमें हमारा जो बोले जाने वाले वर्ण हैं या जो अक्षर हैं, शब्द हैं, वो बहुत ही पतले उसमें हो जाते हैं, जैसे कि न, मैं, ये वाले आपके अणे, डे, ये सारे आपके नासिक वाले हो जाते हैं, यानी कि नाक से। यानी कि दांत का भी प्रयोग हो सकता है, जीभ का, होठों का, किसी का भी प्रयोग हो, लेकिन जो हवा है मुंह से निकलने वाली, वो आपके नाक के द्वारा ही ज्यादा फ्लो उसका आपको महसूस होगा। ये नासिका में आपका जो व्यंजन का भेद है उसमें काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्श्विक। पार्श्विक के अंदर आपका जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य दो अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध हो, उसके बाद वो वर्ण बोला जाए ल। तो जब ल बोलेंगे तो आप बोल के देखो, आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ल बोलते ही आप देखोगे कि आपकी जो टंग है, जो जीभ है, वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। दैट मीन्स कि जब आपके मुंह से जो वायु निकलने वाली है, जो हवा निकलने वाली थी, जिससे उसका उच्चारण होने वाला है उन वर्णों का या उस व्यंजन उन वर्णों का, तो उसको अवरोध कौन कर रहा है? आपकी जीभ। आपके उस टंग के थ्रू क्या आ रहा है? अवरोध उत्पन्न हो रहा है। यही चीज आपका पार्श्विक जो आपका व्यंजन भेद है कहलाती है। तो पेपर में क्वेश्चन यही, अक्सर जो पेपर में क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल आप कह रहे थे ना, वो यही है। जिस अकॉर्डिंग आपका डिफिकल्टी लेवल पेपर का बढ़ता जाएगा, उसी अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का जो हार्डनेस है वो भी बढ़ती जाएगी। वो यहीं से ही हम देखते हैं। पेपर में आता है ल लिख के आएगा, तो आप वो पार्श्विक के अंदर जो कि आपने शायद ना ही पढ़ा हो पहले, या इतना डिफाइन या इतना डिस्क्राइब तरीके से किसी ने ना बताया हो, तो ल आपका जो है वो किस में आएगा? आपके पार्श्विक वाले में आ जाता है। वहीं आ जाता है नेक्स्ट है लुंठित। लुंठित वाले में जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेटे खा जाती है, र। तो र बोला तो जीभ का जो ट्विस्ट है वो काफी फोल्ड हो जाता है। आप बोल के देखो इसको एक बार, र बोलते हैं तो जीभ क्या पीछे की तरफ ज्यादा मुड़ रही है। वहीं जब हमने पहले पार्श्विक वाला बोला था ल, तो आपने देखोगे बोल के आप, तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ पाएगी। आप ल बोलते हो तो ल, उसमें जीभ क्या है? सिर्फ ऊपर आपका जो तालू है उसको टच करती है, जिससे हवा सिर्फ रुक रही है। लेकिन वहीं जब हम र बोलते हैं तो र बोलते समय जीभ का जो है वो फोल्ड हो जाती है, पीछे की तरफ मुड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे डिफरेंस क्या है पार्श्विक और आपका लुंठित जो आपका वो व्यंजन है उसके अंदर। नेक्स्ट है आपका उच्छिप्त। उच्छिप्त वो होते हैं जैसे जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालू को छूकर वापस आ जाती है। क्या कहा मैंने? जिनके उच्चारण में जीभ की जो नोक है यानी टिप, आपका आगे वाला हिस्सा जो पोर्शन है जीभ का, जब वो आपके ऊपर तालू वाला जो हिस्सा है, तालू कौन सा पोर्शन है वो मैं आपको बताता हूं। तालू है आपका आगे वाला हिस्सा, उसको छूकर वापस आती है, जैसे कि द। ठीक है, आपके जो एक टीथ हैं, दांत हैं, अंदर की तरफ पीछे की तरफ अगर हम इसका दांतों का पोर्शन देखेंगे तो दांतों का जो सबसे पहला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा जो टच हो रहा होता है, वो आपका तालू में काउंट किया जाएगा। उससे पीछे अगर आप और चले जाएंगे तो आपके वो मूर्धा में वो काउंट किया जाता है।
तो जब उच्छिप्त में क्या, जब हम जीभ का अगला हिस्सा जो टिप है वो छूते हैं, जब बोल के देखेंगे द, तो जीभ आपकी दांतों के जो बिल्कुल ऊपर पिछला हिस्सा है, जो बिल्कुल दांतों से टच हो रखा था, उतना आगे का हिस्सा उससे टच हो रही होती है। यही होता है आपका उच्छिप्त में। नेक्स्ट है आपका अर्धव स्वर। इसके अंदर आपके जिन वर्णों के उच्चारण में अवरोध के आधार पर स्वर और व्यंजनों के बीच का है, जैसे कि य या व, इसके अंदर ये दो आपके व्यंजन हैं जो आपके स्वर रहित भी बोले जा सकते हैं। इसके ऊपर अलग अलग विद्वानों द्वारा हमेशा अपना ही जो मतभेद है वो चलता रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग अर्धस्वर मतलब कि वो वाले आपके व्यंजन जिसके अंदर स्वरों का प्रयोग ना करा जा रहा हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ऐसे क ख ग जो उसके नीचे हल लग जाता है, ऐसे ही य व, ये हम बोल देते हैं कि हमने बिना स्वर के ही काउंट करे जा रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग नेक्स्ट आ जाता है, अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद आपके अभी हमने जो देखे थे, जो पढ़े थे, ये थे आपके प्रयत्न विधि के आधार पर। जो अभी तक मैंने आपको व्यंजन के भेद बताए हैं, कौन कौन से थे आपके, स्पर्श हो गया, स्पर्श संघर्षी हो गया, संघर्षी हो गया, नासिकेय, पार्श्विक, लुंठित, उच्छिप्त और अदर्भ स्वर, ये आपके हो गए हैं आपके प्रयत्न विधि के आधार पे, जब आप राइट डाउन भी कर रहे होते हैं कुछ। वहीं अगर मैं बोलूं कि उच्चारण के अकॉर्डिंग, जैसे हमने स्वरों में देखा था ना, स्वर में क्या था कि आपके 10 थे स्वर जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं, लेखन के अकॉर्डिंग 13 काउंट किए थे। सेम उसी अकॉर्डिंगली जब हम उच्चारण विधि के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न विधि के आधार पर हम व्यंजनों को देखते हैं, तो व्यंजन के कौन कौन से आपके भेद बनते हैं। फर्स्ट बनता है आपका यंत्रमुखी। फर्स्ट कौन सा बनता है आपका, यंत्रमुखी, जिसके अंदर जिन व्यंजनों का जो है उच्चारण स्वर यंत्र मुख से हो, यानी कि जिन व्यंजनों को हम स्वर वालों से हटाकर ही पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि है, से, कुछ भी है लेकिन साथ में हलंत लगा रहे हैं। वही है जीवा मूल्य। जीवा मूल्य में आपका जिनका उच्चारण जीव के मूल भाग से होता है वो जीवा मूल्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कै, ख, ग, घ। तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने ये आपके अभी व्यंजन बोले हैं, इसमें आप अगर अपनी जो टंग है, जीभ है, इसको एक प्रॉपर पोर्शन पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो आगे की टिप है और जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है, उसका जो बीच का हिस्से को हम काउंट कर रहे हैं, वो इन व्यंजनों को बोलते समय आपके ऊपर मुख के भाग से टच होता है, स्पर्श होता है थोड़ा सा। कै, ख, ग, तो बोलते समय थोड़ा सा हिस्सा टच हो रहा है, किसका, जीभ का बीच वाला हिस्सा टच हो रहा होता है। यही चीज इसको क्या, जीवा मूल्य, यानी कि जिसमें मूल भाग में जीवा का प्रयोग भी किया जा रहा हो। तो वर्ड को आप समझने के लिए या किस अकॉर्डिंग कौन से व्यंजन किससे भेद में आप उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए आप क्या है, वर्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके या उसको सोचकर भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला जीवा मूल्य, यानी कि जीवा यानी कि जीभ, तालु आपका सॉरी टंग जो आपकी है वो मूल भाग में प्रयोग में लाई जा रही होती है। वही है नेक्स्ट है कंठ। कंठ में जिन व्यंजनों के उच्चारण सीधा कंठ से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण सीधा कंठ से होता है और इनके उच्चारण में जीभ का पश्चिम भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। जीभ का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो आपका कोमल तालु, तालु मतलब जो मैंने एक आगे था, इस कोमल कौन सा हो जाएगा, इसके पीछे वाला पोर्शन, जो दांतों के साथ में अंदर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा जो टच हो रहा होता है वो तालु, कोमल तालु वाला आपका उसके बैक साइड वाला हिस्सा हो जाता है। तो जब जीभ का पश्चिम भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है तो इसके अंदर आपके कवर्ग वाले जितने भी आपके व्यंजन हैं वो सारे काउंट किए जाते हैं। क, ख, ग, घ, अण छोड़ देते हैं या फिर घ तक ही, है ना। इसके अंदर हम डायरेक्ट गले का प्रयोग करके, कंठ का प्रयोग करके हम डायरेक्ट बोल पा रहे होते हैं। यही चीज इसको कंठ वाले उसमें डिस्क्राइब करती है या बताती है। फिर आ जाता है तालु या तालव्य, जिसको कहा जाता है जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग
कठोर तालु के स्पर्श से होता है, जिसके अंदर आपका कवर्ग, य और श ये वाला पोर्शन भी आएगा। कौन सा? तालु के अंदर कि जिनका उच्चारण जीभ की नोक, आगे वाली जो टिप है आपकी जीभ की वो, और उसका अग्रभाग या कठोर तालु जो हमारा अगला हिस्सा है उससे टच होती है। वहीं हम बात करते हैं मूर्धन्य की। ठीक है, मूर्धा आपका कौन सा हो गया है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। जैसे मैंने बोला ट, तो मैंने आपको बताया था कि मूर्धा वाला कौन सा हिस्सा है हमारे मुख का? मूर्धा है कि जो हमारे दांतों के जो अगला हिस्सा है जो टच होता हुआ मुख के कहते हैं अंदर साइड का, वो आपका हो गया है तालु कठोर। उससे थोड़ा सा पीछे का हिस्सा वो आपका कठोर तालु, उससे और थोड़ा बैक साइड पे जाएंगे आपके ऊपरी हिस्सा मुख का, तो वो कहलाता है आपको मूर्धा। तो मूर्धा में आपकी जीभ मूर्धा से टच हो रही है, यानी ऊपरी भाग जो है पीछे का हिस्सा उससे टच हो रही होती है। तो यही चीज आपकी, यानी इस अकॉर्डिंग जब आप जीभ का जो आपका घुमाव है, तो इस अकॉर्डिंग जब आप किसी भी उसको वर्णों को या व्यंजनों को बोल रहे होते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं मूर्धा के अंदर। मूर्धा के अंतर्गत के अंदर आपके जैसे कि ट वर्ग वाले ट, ठ, ड, ढ आप बोल के देखेंगे तो प्रैक्टिकली आप ज्यादा इसको डेफिनेट कर पाएंगे या डिस्क्राइब कर पाएंगे कि क्या इसमें डिफरेंस क्या क्या है। वहीं हम बात करते हैं वस्य वाली। तो इसके अंदर जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा वत्स या ऊपरी मसूड़े के स्पर्श से होता है, न, र या ल, ये आप बोल के देखो प्रैक्टिकली तो समझ आएगा क्या कि हमारा जो ये आपका मसूड़ा है, जिसे गम्स भी कहा जाता है, इन वर्ड्स को बोलने में, इन वर्णों को बोलने में, इन व्यंजनों को बोलने में हमारी जो जीभ का ये वाला जो पोर्शन है इसको ज्यादा टच कर रहा होता है, तो ये इसके अंतर्गत इसलिए आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका दंत यानी कि दांत वाला पोर्शन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, वे सभी आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इसके दंतन्य के अंदर। इसके अंदर जब जीभ की नोक ऊपरी दांत की पंक्ति को स्पर्श करती है, जब जीभ की नोक ऊपरी दांत की जो आपकी पंक्ति है उसको स्पर्श करती है, जैसे कि त या स, जैसे त, थ, द, तो आप बोल के देखेंगे तो आपका जो जीभ का अगला हिस्सा है वो आपके दांतों से टच हो रहा है, या स तो इससे टच हो रहा है जीभ से, किसका? दांत टच हो रहे हैं, तो ये इसलिए दंतन्य के अंदर आपके या दांतों वाला जो आपका पोर्शन है, जो भेद है उसके अंदर आ जाएगा। वहीं आ गया दंतोष्ठ। नेक्स्ट आ गया दंतोष्ठ के अंदर आपके दो वर्डों का ये आपका मिश्रण है, जिसके अंदर दांत प्लस ओष्ठ, यानी वे सभी आपके व्यंजन या वे वर्ण जिनको बोलने में आप ना सिर्फ अपने होठों का बल्कि दांतों का भी प्रयोग दोनों को मिला के कर रहे होते हो, तो वो दंतोष्ठ के अंदर आ जाता है, कैटेगरी के अंदर। तो इन ध्वनियों में उच्चारण का जो समय है उसमें जीभ और दांत दोनों को ही टच हो रहा होता है, और होठ भी कुछ आपके मुड़ते हैं, घूमते हैं, जैसे कि व, ठीक है, फ। तो फ बोला तो आपका जो दांत है अगला ऊपरी हिस्सा वो आपके निचले होठ से वो टच हो रहा होता है, और जो मुंह का पोर्शन है या साइज है वो भी कुछ सिकुड़ के छोटा हो जाता है। तो इसलिए बोलते समय इसका जो आपका तरीका है, इन्हीं तरीकों से आपका ये कैटेगरी जो है, ये जो भेद है उच्चारण के, ये डिस्क्राइब किए गए हैं। तो जब आप पेपर लिखने बैठते हैं, पेपर में अगर आपको ये सभी एज इट इज याद हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बहुत सीधा सिंपल तरीका है, बोल के देखो। क्या है? सिर्फ बोलना है। कैसे? बिल्कुल प्रॉपरली बोलना है। मैंने बोला फ, तो फ बोलते समय मेरे दांत और होठ टच हो रहे थे, तो ऑटोमेटिकली मैं इसको डिस्क्राइब कर पाऊंगा कि ये दंतोष्ठ के अंदर ये चला जाएगा। वहीं मैं बात करता हूं आपकी कवर की क, य या श मैंने कहा, तो वो आपके तालु के अंदर चले जाएंगे। वहीं मूर्धा के अंदर कौन से चले जाएंगे? आपके टवर्ग वाले चले जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोलो।
तो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज़्यादा ही इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इन सभी व्यंजनों के अंदर। नेक्स्ट है आपका ओस्ट, ठीक है, ओस्ट वाले यानी कि होठों वाला पोर्शन, कि जिन व्यंजनों को बोलने में आपके होठों का ज़्यादा महत्व हो या ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हो, तो वहाँ आपके ओस्ट वाला जो है वो वाला डिवीजन जो है आ जाएगा, वर्ग जो है आपका आ जाएगा। जैसे कि प बोला तो मेरे पहले दोनों होठ मिले फिर खुले थे, प, तो यानी कि होठों का प्रयोग ज्यादा हुआ है इस वाले व्यंजन को बोलने में। अब इसी से रिलेटेड एक उच्चारण तालिका जो है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार इसको भी देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत जो भी मैंने आपको ये पूरी लिस्ट बताई है तो इसकी डेफिनेशन से अलग सिर्फ अब यहाँ पर के कौन सा वर्ग होगा, कौन सा उच्चारण का उसका पोर्शन होगा और कौन सी श्रेणी या कैटेगरी के अंदर हम उसको रखेंगे। तो जैसे कि ए, आ, कै, खे, गे, घे, ण, है और विसर्ग, ये सभी आपके कंठ और जीभ और या निचला भाग इसमें प्रयोग किए जाएंगे और ये सभी आपके कंठ वाली श्रेणी में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, झ, झ, ण, य, श, इसके अंदर आपका तालु और जीभ इनका प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आपके तालव्य या तालु वाला जो आपकी श्रेणी है, कैटेगरी है, उसके अंदर हम रखेंगे। नेक्स्ट है आपका री, ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ, त, श, ये इसमें मूर्धा और जीभ का हो रहा है तो ये मूर्धन्य वाला जो है उस श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका त, थ, द, ध, न, ल, स, ये दांत और जीभ का प्रयोग हो रहा है तो आपके दंते वाला जो है उसमें आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट है आपका उ, प, फ, ब, भ, म, जो कि आपके दोनों होठों के प्रयोग से बोले जा रहे हैं तो आपके ओस्ट वाला जो कैटेगरी है, सेक्शन है, ये उसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अ, ण, न, 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 म, ये आपके इसमें नासिक में आ जाएंगे, जो आपके अनुनासिक वाली जो कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ए, ऐ, ये आपके कंठ, तालु और जीभ का प्रयोग हो रहा है तो एक कंठ तालव्य में आएंगे। ओ, औ, ये आपके कंठ, जीभ और होठ के कैटेगरी में आएंगे तो ये आपके कंठोष्ठ है जो आपका श्रेणी है उसमें गिने जाएंगे। नेक्स्ट है आपका व, जो कि दांत, जीभ और होठ से बोले जा रहे हैं तो ये दंतोष्ठ में आएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग बनेगा। बहुत सीधा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, क्या जो आपका ये मेन है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ वाला है या आपका अनुनासिक है, कंठ तालव्य, जो ये संयुक्त वाले जो शब्द हैं आपके, यानी कि दो उनसे कैटेगरी मिला के बनाए गए हैं, तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली इसमें से पूछा जाएगा। थोड़ा कम लेवल में आएंगे, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हल्का बनाएंगे, जैसे एमटीएस का बना रहे हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो उसके अंदर आपके ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा रहे हैं। 90% क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो यही होता है, इससे अलग ऐसा नहीं है कि एमटीएस वाले में ये दंतोष या कंतोष वाले जो आपके वो श्रेणी के ये वाले व्यंजन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, पूछे जा सकते हैं लेकिन इसको फिर भी थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाता है, हम ऊपर वाली श्रेणी के ही ज्यादा अक्सर पूछते हैं। तो ये आपके उच्चारण स्थान की एक तालिका थी जो मैंने आपको अभी समझाई है। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, बोलना है। क्या करना है? बोलो, बोलो, देखो, सीखो। जितना बोलोगे आपको फील जैसे होगा, आपकी जीभ जो है वो किस अकॉर्डिंग कहाँ पे ट्विस्ट हो रही है, कहाँ किस पोर्शन मुख के उसमें अंदर वो टच हो रही है, दांतों में कहाँ पर वो कुछ जीभ का टच होना, या दांत जब होठों से टच होते हुए किस प्रकार की ध्वनि को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, तो ये सभी पोर्शन जो है आपका इस उच्चारण स्थान तालिका को बनाने में मदद करते हैं। अब वहीं मैं वर्णों के कुछ अन्य प्रकार भी देख लेता हूं, तो जैसे होता है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार के अंदर जो इसकी मात्रा होती है वो होती है एक ये बिंदी ऊपर लगी होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला संभव, ये वर्ड है संभव। जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो यही संभव आपका
ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज है क्या आपका अनुस्वार। अनुस्वार मीन्स कि ये वाली जो बिंदी है, मात्रा जो है वो इसको यहाँ पर लिख देती है, तो इसका जो राइटिंग पोर्शन है वो ऐसा हो जाता है। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है क्या कि शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, या आपको नीचे वर्ड लिख दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसके अंदर इस प्रकार की गलतियां अक्सर बहुत होती हैं, तो आपको हमेशा इन पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट होता है विसर्ग। ये जो 2 डॉट होते हैं ये होते हैं आपके विसर्ग। विसर्ग जैसे कि अतः, प्रातः, इसमें हम जो है की जो साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी आप वर्ड को, अक्षर को बोलते समय उसके लास्ट में ह वाली जो साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ये हो गया अत, यहाँ पे अगर मैं विसर्ग लगाता हूं तो हो गया अतः। तो ये ह जो मैंने साउंड प्रोड्यूस किया है ये इसी वर्ग को इंडिकेट करती है, शो करती है। या प्रातः, ठीक है, तो ये जो विसर्ग है ये ह वाली आपकी साउंड है। नेक्स्ट है आपका चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु होता है आपका ये, ठीक है, नॉर्मल था, आपको वर्ड आपको हर किसी को जानते ही हो, सुना होगा चांद, तो जो ये लगाया है ना यही आपका चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तो उसके ऊपर, उन शब्दों के ऊपर हम इस चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हंसना, आंख, चांद, ये सभी इसके आपके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको वर्ण कितने होते हैं और उनके उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में किस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं वो सभी हमने आपको थोड़ा सा डिफाइन करने की या समझाने की कोशिश की है। होप आपको ये वीडियो अच्छी हुई हो, पसंद आई होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की नॉलेज उन तक भी पहुंच पाए और आप अपने पेपर में ज़्यादा बेस्ट दे पाएं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं जो आप समझना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आप पूछना चाहते हैं। इससे ही साथ साथ अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो हैं पेपर में फेस किए हैं तो प्लीज वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं किस पेपर में किस अकॉर्डिंग पूछे गए थे। साथ ही साथ दोस्तों अब नया एक सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इस नए सेगमेंट के अंदर हम वीक में एक आपको क्वेश्चन पेपर अपने वीडियोस में या अपने चैनल पे जरूर अपलोड किया करेंगे। उस पेपर के अकॉर्डिंग जो भी हमने आपको टॉपिक जो है डिस्क्राइब किया होगा, बताया गया होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड उसमें सारे क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे। उस 2 दिन के बाद जो आपका 3rd डे होगा उस पर हम उसकी आंसर की भी अपलोड करेंगे जिसमें आप ना सिर्फ अपने आंसर को टैली कर पाएंगे, साथ ही साथ जो करेक्शंस होंगी वो भी आप कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।